प्रिय साथियों, आज आपको रैन एंड मार्टिन चैप्टर 3 जिसमें फ्रेज एंड क्लॉजेज के बारे में बेहद ही महत्वपूर्ण और एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड नॉलेज आपको दी जाएगी। तो बच्चों, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक बात को, एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को बहुत ही धैर्य एवं बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसकी पढ़ाई करें, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है भाई बच्चों, तो आज चैप्टर 3 करते हैं। चैप्टर 3 द फ्रेज एंड द क्लॉज, बुक है रैन एंड मार्टिन। ठीक है भाई। बच्चों, फ्रेज समझते हैं, फ्रेज क्या होती है। एक है क्लॉज। क्लॉज के भाई दो मतलब होते हैं, एक तो दफा और एक धारा। ए सेक्शन इन ए लॉ, कानून की एक धारा होती है ना, उसको भी क्लॉज बोलते हैं। ठीक है भाई। एक होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस and has its own subject and predicate is called clause। देखो भाई, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म से पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पहली बात तो ये वाक्य का भाग होता है। एंड हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, और इसका अपना सब्जेक्ट और अपना क्या होगा, प्रेडिकेट होता है, इसको क्लॉज बोलेंगे। और एक क्लॉज का मतलब होता है ए सेक्शन इन ए लॉ। ठीक है भाई बच्चों, कानून में एक धारा होती है, जैसे सेक्शन 302 होती है ना भाई, हत्या के लिए लगती है। 307 होती है हत्या का प्रयास। ठीक है भाई। और 504 लगती है जैसे मारपीट हो जाए। 323, 504, 506 में धमकी होती है। ऐसी कुछ सेक्शंस क्लॉजेस होती हैं। ठीक है भाई। फ्रेज जो है, फ्रेज क्या है भाई, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज। ये सेंटेंस या क्लॉज में किसी का भी भाग हो सकता है। ठीक है भाई। मे बी, ठीक है भाई, मे बी ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज। भाई एक तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या तो 2 या 3 शब्द होंगे, या ज्यादा 4 हो सकते हैं। इसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, और ये सेंटेंस या क्लॉज का पार्ट हो सकता है। सेंटेंस का तो होता ही होता है। ठीक है भाई। और क्लॉज का भी हो सकता है। ठीक है भाई। क्लॉज का मतलब दफा या धारा, ए सेक्शन इन ए लॉ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म से पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये भी एक पार्ट होता है सेंटेंस का। एंड इसके पास अपना क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है भाई। इनमें बहुत ही डिफरेंस है भाई। अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है क्लॉज के पास, जबकि फ्रेज के पास अपना नहीं होता। इनके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं,
तो अब बच्चों इनके टाइप्स पर चर्चा करेंगे, कैसे किसी बुक के अंदर फ्रेज और क्लॉज को समझेंगे, क्या है इसका मामला। तो पहले फ्रेज को समझते हैं भाई। द फ्रेज, देखो भाई, हेडिंग है भाई द फ्रेज। ठीक है भाई बच्चों, फ्रेज, फ्रेज आपने देख लिया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, स्वयं में ये कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है भाई, नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ओके, फ्रेज के टाइप्स देख लो भाई। अब एक तो होगी बच्चों नाउन फ्रेज। ठीक है भाई, नाउन फ्रेज। नंबर 2 होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भाई, 2-3 चीजें दर्शा सकता है, एक क्वालिटी को दर्शाएगा, प्लेस को भी डिनोट कर सकता है, क्वालिटी या प्लेस। ठीक है भाई, और नंबर को भी दर्शा सकता है। ठीक है भाई, नंबर, प्लेस, क्वालिटी, एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज जो हो सकती है नॉमिनेटिव केस में भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकती है। ठीक है भाई, और थोड़ा डिटेल्ड समझा रहे हैं भाई। और तीसरा है भाई आपकी एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में क्या आ सकता है बच्चों? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर। ये एडवर्ब फ्रेजेस जो होती है ना, जैसे मान लो कोई हमने कह दिया कि भाई ये एडवर्ब फ्रेज है, या एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज कह दो या एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, तो मतलब उनके अपने अपने काम भी होते हैं, किस रूप में उसे यूज किया गया है। और एक और है भाई आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज रहेगी भाई, 1 2 प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है भाई बच्चों, ये है 3, और ये है आपका 4 एडवर्ब फ्रेज। देखो मुझे उम्मीद ये रहेगी बच्चों आपसे कि जो यहाँ लिख जाएगा ना उसमें से ये कोशिश की जाएगी कि आपके जहां जहां तक आप चीजों को देखते हो या फिर जो चीजें आपने सुनी है, ठीक है, ये जो लिख रहा है ना बोर्ड पर भाई, आपको वहां तक 99% ले जाएगा। ठीक है भाई, 1% हो सकता है कि कुछ और भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि जो कुछ यहाँ लिख रहा है कि इससे अलग कुछ नहीं है, इससे अलग भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो कुछ है ना आपके पास किताबें, उनके लिए पर्याप्त है भाई। देख लो, सबसे पहले आपकी नाउन फ्रेज को बताएंगे भाई, और बहुत डिटेल्ड समझाएंगे। नाउन फ्रेज, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है भाई, नाउन फ्रेज। ठीक है भाई बच्चों, देखो इसमें इन्फिनेटिव और जेरंड, इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों आएंगे। कैसे आएंगे? देखो भाई, एक होता है भाई टू फाइंड फॉल्ट, इज इजी। ठीक है भाई, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष निकालना सरल है। अभी हमने केवल नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, और नाउन फ्रेज में इन्फिनेटिव और जीरंड का ही हम देखेंगे, इन्फिनेटिव और जीरंड। तो बच्चों आपने अगर कहीं देखा होगा, जो इन्फिनेटिव होती है ना वो 2+B1 का रूप होती है इन्फिनेटिव, और जेरंड जो होगी B1+ing का रूप होती है। इनके अलग अलग भी मामले होते हैं, लेकिन यहाँ हम एज ए नाउन देखेंगे इसे। ठीक है भाई, ये एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह भी यूज होगा, लेकिन हम इन्हें केवल नाउन की तरह देखना हमारा फर्ज है। टू फाइंड फॉल्ट,
देखो ये जो फाइंड है ना भाई, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। फाइंड क्या है? सब्जेक्ट। पाना, इसका मतलब होगा पाना। अब इस पे ही प्रश्न करो, क्या? फॉल्ट, गलती। तो इसमें एक शब्द ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक से ज्यादा होने पर फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाएगा भाई? फ्रेज। क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इसलिए ये क्या है फिर भाई? नॉमिनेटिव केस में इसका यूज किया गया है। किसका? नाउन फ्रेज का। भाई ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन या प्रोनाउन ही तो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहां पर जो इज है, इसका सब्जेक्ट है टू फाइंड, ठीक है, और फाइंड का ऑब्जेक्ट है फॉल्ट, क्या? पाना। तो ये दो काम करता है, नाउन का और वर्ब का। नाउन प्लस वर्ब। कौन काम करता है? फाइंड। फाइंड नाउन का और वर्ब का काम करता है। क्यों वर्ब का काम क्यों करता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी ले रहा है वर्ब की तरह। नाउन क्यों है ये? क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट है इसलिए नाउन है। वर्ब क्यों है ये? क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए। ये डबल काम करता है, ठीक है भाई, इन्फिनेटिव। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो ये जो है पूरी नाउन फ्रेज है। क्या है ये? नाउन फ्रेज। ये है नॉमिनेटिव केस। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिखाऊंगा। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अब आपने देखा नॉमिनेटिव केस में, अब आप ऑब्जेक्टिव केस में देखो भाई। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये है भाई वर्ब। क्या है ये? वर्ब। क्या? क्या चाहता हूं मैं? खेलना, ठीक है भाई, खेलना चाहता हूं, ठीक है भाई। तो ये जो है ना ये, और क्या खेलना? क्रिकेट। तो ये जो पूरा है ना भाई आपका, ये है आपका नाउन फ्रेज। क्या है ये? क्योंकि इनको आप एक दूसरे से अलग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। टू प्ले क्रिकेट इज, टू प्ले क्रिकेट, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है फ्रेज को। किस में यूज किया गया है? जो क्रिकेट है ये टू प्ले का ऑब्जेक्ट है, और वांट का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू प्ले, ठीक है भाई। और ये टू प्ले क्रिकेट कंप्लीटली जो है आपका नाउन फ्रेज बन जाता है, ठीक है भाई बच्चों। क्या बन जाता है? नाउन फ्रेज। तो आपका, मुझे उम्मीद है नाउन फ्रेज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी किताबों में होंगे, उन पे आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहां आपकी नाउन फ्रेज क्लियर होगी भाई। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो सीधे सीधे आप कमेंट में कर दीजिए। अब भाई एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। क्वालिटी, नंबर और प्लेस कैसे बात करेंगे समझो भाई एडजेक्टिव फ्रेज को। देखो, आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है, आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड। तो ये रिंग की विशेषता है, किससे बनी है वो? गोल्ड से। ये ऑफ से लेकर गोल्ड तक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ क्वालिटी। क्या दर्शा रहा है? क्वालिटी को दर्शा रहा है, ठीक है भाई। किससे बनी हुई है? गोल्ड से। यानी कि आई हैव ए गोल्डन रिंग। कैसी रिंग है मेरे पास? गोल्डन, ठीक है भाई। आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है भाई। या फिर ऐसे लिख दो, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है भाई। नंबर 2। अभी नंबर 3 देखते हैं भाई एग्जाम्पल में। नंबर कैसे देखेंगे? जैसे हम कहते हैं ना, ए नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, आर कमिंग। आर, तो जितने भी वो होते हैं ना, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, बहुत सारे, ए द ए नंबर ऑफ बॉयज, ये जो है ना पूरा ए नंबर ऑफ तक, ये एडजेक्टिव फ्रेज है भाई। क्या है आपकी?
एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ इंडेफिनिट नंबर कैसा दिखा रही है? नंबर इंडेफिनिट है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है सम बॉयज, ठीक है भाई, आर कमिंग। एक ग्रेट नंबर ऑफ होता है, प्लेंटी ऑफ भी होता है, लॉट ऑफ भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बात आई होंगी। एडजेक्टिव फ्रेज नंबर भी दिखाती है, क्वालिटी। अब देखते हैं भाई प्लेस कैसे दिखाएगी, ठीक है। एडजेक्टिव जो फ्रेज है ये प्लेस कैसे दिखाती है उसको देखो भाई। देखो भाई, ए बॉय इन दी कॉर्नर इज वीपिंग। ए बॉय इन दी कॉर्नर इज वीपिंग। देखो भाई बच्चों, ये है नाउन। क्या है ये? नाउन, ठीक है भाई। नाउन के बाद जो आ रहा है ना, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है ये? ये संकेत करेगी प्लेस की ओर, ठीक है भाई। जैसे संकेतवाचक होते हैं ना, जो संकेत करते हैं किसी चीज की ओर, ये प्लेस की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करेगी? प्लेस की ओर। ए बॉय इन द कॉर्नर, कहाँ है लड़का? कोने में। कहाँ? कोने में। तो मतलब इन द कॉर्नर। देखो भाई, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब इसमें एक दो तीन शब्द है तो ये बनेगी फ्रेज। नाउन के बारे में जो कोई भी बताता है एडजेक्टिव का काम करता है। इन द कॉर्नर एडजेक्टिव है, एक दो तीन शब्द हैं तो इसलिए ये फ्रेज हो गई, क्योंकि ये प्लेस की ओर इंडिकेट कर रही है। कहाँ? ए बॉय इन द कॉर्नर, कहाँ है लड़का? कॉर्नर में। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ एक प्रकार से प्लेस की ओर इंडिकेट कर रही है, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है एडजेक्टिव फ्रेज भी आपकी कंप्लीट हो गई। एडजेक्टिव फ्रेज में प्लेस हो गया, क्वांटिटी, नंबर, क्वांटिटी भी आती है, ए लॉट ऑफ, है ना, ए लॉट ऑफ मिल्क, है ना, इज हियर। अगर हम लिख दें तो वहां क्या है? वो एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है भाई। तो आपकी दो फ्रेज कंप्लीट हो गई। अब देखो भाई प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज देखते हैं भाई। नंबर 3 पर है आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज में कैसे करते हैं? देखो भाई, आइदर ऑफ यू कैन डू इट, ठीक है भाई। तो इसमें ये जो है ना, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये? प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशन से स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। आइदर ऑफ यू। दूसरा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज इल, ठीक है भाई। ये आपकी क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, प्रपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, ठीक है भाई। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इल। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त क्या है? बीमार है। तो ये जो है ऑफ माई फ्रेंड्स क्या है? ये सभी प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है भाई बच्चों। ये प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। और भी होती है प्रपोजिशनल फ्रेज, जैसे ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका। ये है ना, ये पूरा ये क्या है? ये प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, ड्यू टू, ठीक है भाई। और इन स्पाइट ऑफ, ठीक है भाई बच्चों, है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। ये जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज है।
बिकॉज ऑफ, है भाई, ड्यू टू, और वो होता है ना विद रेफरेंस टू, है ना, विद रेफरेंस टू करप्शन, करप्शन के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, है ना भाई। तो ये सभी जो है प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। क्या होती है भाई? प्रपोजिशनल फ्रेजेज होती हैं, निश्चित रूप से ही। ठीक है भाई। अब आपका ये प्रपोजिशनल फ्रेज क्लियर हो गया। ठीक है भाई बच्चों, अगर कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लेना। अब एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर की बात करेंगे। देखो भाई, while going to school he was singing, ये होती है ना ये while going to school, है भाई। having eaten food, ठीक है भाई। ये सभी क्या होती है? ये कब? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। ये भी क्या है? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है। एट सनराइज, सेट, ऑन सनराइज, ठीक है भाई। ये सभी प्रपोजिशनल फ्रेज होती हैं। क्या होती हैं ये? प्रपोजिशनल नहीं, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। क्या होती है ये? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, टाइम को इंडिकेट करती हैं ये। ठीक है भाई। जैसे आपका आ गया सिंस मॉर्निंग, ठीक है, फॉर 2 days, ये सभी क्या होती हैं? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। क्या होंगी? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है भाई बच्चों। एडवर्ब फ्रेजेज डिनोटिंग टाइम। ठीक है भाई बच्चों, टाइम हट गया अब तुम्हारा यहां से। अब देखेंगे भाई प्लेस को इंडिकेट कौन कौन करेंगे। ही वाज, ही इज इन दी कॉर्नर, या रूम, या ऑफिस, कुछ भी लिख दो भाई। अब ये पूरा जो लिख रहा है ना भाई, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। ये कहाँ है? वह कहाँ के सेंस में आएगा ये? वो कब के सेंस में? एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ठीक है भाई बच्चों। तो जो प्लेस को इंडिकेट करती है ना, वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस होगी। ठीक है भाई। अब ऐसे कहाँ लगाकर आप भी देख सकते हो बहुत सारे। अब मैनर की बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, हैं, या फिर रेस्पेक्टफुली, ऐसे। ये तो केवल एक वर्ड है, ये है पूरी एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। क्या है ये? एडवर्ब फ्रेज ऑफ, ठीक है भाई बच्चों, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ। कैसे? बड़े सम्मान के साथ। रेस्पेक्टफुली जो होता है, ये भी इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है भाई। ये शब्द है केवल, फ्रेज नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है भाई बच्चों। हाँ जी, आपका हो गया भाई मैनर, प्लेस क्लियर हो गया भाई, फ्रेजों का मामला आपका। ठीक है भाई बच्चों, अब तो मैं क्लोज पढ़ाएंगे हम, क्लोज। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? क्लोज, द क्लोज, द क्लोज। बच्चों मुझे उम्मीद है आपकी समझ में फ्रेजेज आ गई होंगी कंप्लीटली। और अब हम आपको द क्लोज का ज्ञान करवाएंगे। क्लोज क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उनको सिंपल वे में कैसे समझें जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे हमारे अंदर। ठीक है भाई। सबसे पहले होती है प्रिंसिपल क्लॉज। इसी को कहीं कहीं इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम दिए गए हैं। और एक एक होती है बच्चों कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या कोऑर्डिनेट क्लॉज भी लिख देते हैं उसे अपने हिसाब से। ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट। एक है आपकी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 प्रकार आ जाते हैं भाई। नाउन,
एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है भाई। तो 1 और 2 3, 3 में ए बी और सी, ठीक है भाई। प्रिंसिपल और क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होती है ये कंपाउंड सेंटेंस बनाती है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करती हैं, ठीक है भाई। चलो बच्चों अब समझ लेते हैं भाई, प्रिंसिपल क्लॉज समझेंगे और कोऑर्डिनेट क्लॉज समझेंगे। देखो भाई, तो मेनली जो है 3 प्रकार की क्लॉज होती हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी प्रिंसिपल ही होती है भाई, ठीक है भाई। और प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट 3 प्रकार की होगी, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है भाई। समझ लो, इनडायरेक्ट नरेशन से समझ लो भाई। देखो भाई, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। देखो भाई, ये पूरा जो सेंटेंस है ना, ये है कॉम्प्लेक्स। मैंने तुम्हें डेफिनेशन में लिखवाया था कि ये सेंटेंस का पार्ट होती है, इनका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब देखो उस डेफिनेशन को कंफर्म करते हैं भाई। ये देखो भाई, ये है कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है भाई। और एक ये जो है कंजक्शन के साथ वाली होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, होती है, हमेशा नहीं होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है भाई। आई टोल्ड हिम, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है। आई टोल्ड हिम दैट सीता वाज इल, ठीक है भाई। ये कंजक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सीता वाज इल, ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब नाउन क्लॉज निकालने का तरीका बताता हूं मैं आपको। नाउन क्लॉज कैसे निकालेंगे, इसे बाद में ले लेंगे भाई, पहले इनको ही समझ लो। नाउन क्लॉज को कैसे समझेंगे, ये क्या के जवाब में आएगी, ठीक है भाई। अब देखो, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि सीता बीमार थी, ठीक है भाई। इससे पूछो क्या बताया, सीता बीमार थी, ये जो है ना ये, ठीक है भाई, सीता बीमार थी, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है भाई बच्चों। आई टोल्ड हिम दैट सीता वाज इल, ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज, नाउन। क्यों है नाउन, क्या के जवाब में आ रही है। देखो, आई टोल्ड हिम, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बताया, कि सीता बीमार थी। क्या बताया, क्या के जवाब में जो आता है वो नाउन क्लॉज होती है। अब तो मैं एक ये भी बताया था मैंने, इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये है सब्जेक्ट आई और ये पूरा प्रेडिकेट है, सीता है सब्जेक्ट और ये पूरा प्रेडिकेट है वॉज इल। तो आपने देख लिया ना, जो क्लॉज होंगी सेंटेंस का भाग होती हैं और इनके पास अपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है भाई। तो आई टोल्ड हिम दैट सीता वॉज इल, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज इसके अंतर्गत है, ठीक है भाई बच्चों। तुम्हारी नाउन क्लॉज तो क्या के जवाब में ही मिलेगी। अब क्या के जवाब तुम लगाना जगह जगह, नाउन क्लॉज क्लियर। अब तुम्हें बताऊंगा भाई एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। देखो, आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। देखो भाई, ये है नाउन, क्या है ये, नाउन। यहां जो काम कर रहा है ये एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो ये नाउन है, अंधा था ये व्यक्ति। ये जो आगे का मामला है ना बच्चों आपका, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव, ठीक है भाई। तो पहली बात तो ये पूरा ही एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ ये, एडजेक्टिव। एक तो ये समझ लो।
अब इसके पास अपना वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है, तो ये क्लॉज और हो गई, तो इसी को कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है भाई बच्चों, आई मेट ए मैन हु वॉज इल, ये हो गई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज।